हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। सीबीएसई मैथमेटिक्स में अपन पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स, और क्लास 9th में अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14 स्टैट्स। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अपन आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 14, और इसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो अपन ये स्टार्ट कर रहे हैं। स्टैट्स थोड़ा सा आपने क्लास 8th में भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत, है ना। अपन देखें, अपन को जो है स्टैट्स में पढ़ना क्या क्या है। अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको क्लास मार्क पढ़ना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ना है, हिस्टोग्राम पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पढ़ना है, मीन मीडियन और मॉड पढ़ना है। तो हम स्टेट्स को अब शुरुआत करते हैं। डाल लीजिए। स्टेट्स की शुरुआत जब होती है, बिल्कुल बेसिक्स अगर अपन देखें तो डाटा होता है भाई। डेटा, व्हाट इज डेटा? जो भी इंफॉर्मेशन जो भी अपन कलेक्ट करते हैं वो वो जो है डेटा कहलाता है। और स्टेट्स में डेटा दो तरीके का ट्राई डेटा होता है। एक डेटा तो होता है जिसे बोलते हैं प्राइमरी डेटा, और दूसरा डेटा जो होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। दो तरीके का डेटा होता है। प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा में वो होता है जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद डेटा जो है डिजाइन करे, या खुद डेटा प्लान करे, या खुद डेटा कलेक्ट करे। मतलब इन्वेस्टिगेटर खुद डेटा लेता है, उसे अपन प्राइमरी डेटा कहते हैं। और जिसमें इन्वेस्टिगेटर ने खुद डेटा नहीं लिया है, वो दूसरों से डेटा लेता है, उसको अपन सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए जो है आपको जो है कोरोना का समय चल रहा है, आपको जो है आपके पास नंबर्स हैं, सभी के फ़ोन हैं, आपसे बोला गया है कि भाई एक काम करो, आप डेटा कलेक्ट करो, या आप लोगों के जो संपर्क में जितने भी लोग हैं उनमें से कितने परसेंट लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाकर निकलते हैं। तो आपने घर पे बैठ के बढ़िया आराम से सबको फ़ोन लगाया, फ़ोन लगा के पूछा उनसे कि भाई आप क्या क्या करते हैं, मास्क लगा के बाहर निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। इस तरीके से आपने लिया, तो ये आपने खुद डेटा लिया, तो वो क्या हो गया? प्राइमरी डेटा हो गया। अब मैंने क्या किया, मुझे जो है मैंने आपसे सभी लोगों से अलग अलग ये डेटा लिया, और फिर मैंने उस डेटा को कलेक्ट करके एक नया डेटा बना दिया, और यानी उस डेटा का कहीं रीयूज किया। तो मेरे रिस्पेक्ट में वो डेटा क्या कहलाएगा? सेकेंडरी डेटा। भाई आपके रिस्पेक्ट में प्राइमरी डेटा कहलाएगा, क्योंकि वो आप इन्वेस्टिगेटर हैं, और इन्वेस्टिगेटर ने खुद वो डेटा इन्वेस्टिगेट किया है, प्लान किया है, डिजाइन किया है, कलेक्ट किया है। और मैंने आप लोगों से लिया है, तो मेरे रिस्पेक्ट में वो डेटा सेकेंडरी डेटा कहलाएगा, क्योंकि मैंने वो डेटा खुद नहीं लिया है, मैंने आप लोगों से लिया है। तो इस तरीके से प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा होता है। पहले यहाँ तक नोट कीजिए भाई। डेटा कलेक्ट कर लिया, बहुत सारा डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, कैसे भी कर लिया, प्राइमरी डेटा बना के कर लिया, सेकेंडरी डेटा बना के कर लिया, हमने कैसे भी हमने डेटा कलेक्ट कर लिया। लेकिन अब उस डेटा को हमें अरेंज करना पड़ता है। हम उस डेटा को कैसे रीड करेंगे? किसी अच्छे तरीके से उसको अरेंज करेंगे। तो अलग अलग तरीके से उस डेटा को अरेंज करने की जो टेक्निक्स हैं वो ये अपन स्टेट्स में पढ़ते हैं। फिर उस डेटा से कुछ रिजल्ट निकालने के लिए क्या क्या अपन रिजल्ट निकाल सकते हैं और कैसे रिजल्ट निकालते हैं, वो भी अपन स्टेट्स में पढ़ते हैं। तो जब हम उस डेटा को जो हमने लिया है, कहीं से भी प्राइमरी डेटा है या सेकेंडरी डेटा है, कोई भी डेटा है, उस डेटा को जब अपन कुछ अरेंज करते हैं, जब उस डेटा को अपन किसी तरीके से एक टेबल में लिखते हैं, किसी भी तरीके से उसे अरेंज करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्या बोलते हैं भाई? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो है वो बहुत अलग अलग तरीके का होता है। उन्हीं को अपन को समझना है कि भाई रॉ डेटा भी होता है, ऑर्गेनाइज डेटा भी होता है, टेबल में भी लिख देते हैं, इसके बाद जो है ग्राफ भी बना देते हैं। तो जो उस वो तरीके जो हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के, वो अपन को समझना है। तो अपन समझते हैं भाई कैसा होता है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आपको समझ में आया। अब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बाद हमारे पास जो डेटा आया है ना, हमारे पास जो डेटा आया, प्रेजेंटेशन की बात ही कर रहे हैं, हमारे पास जो डेटा आया हमने उसे किसी एक या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने यहाँ पे लिख दिया, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब लिखते हैं तो उस डेटा को अपन बोलते हैं रॉ डेटा। अब स्टेट्स में जो हमारे पास डेटा होता है ना, उस डेटा को जब हम किसी भी ऑर्डर में लिख देते हैं, एनी ऑर्डर,
असेंडिंग और डिसेंडिंग नहीं, जब हम उसको राइट कर देते हैं किसी भी ऑर्डर में, तो उस डेटा को अपन बोलते हैं रॉ डेटा। क्या बोलते हैं भाई? रॉ डेटा। जब अपन उसको किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो उसको अपन बोलते हैं रॉ डेटा। लेकिन जब उसे हम असेंडिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, व्हेन डेटा इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, उनके मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में, तो उसको अपन बोलते हैं एरे डेटा। एरे डेटा या फिर अरेंज डेटा, उसको बोलते हैं एरे डेटा और अरेंज डेटा। ये सब डेफिनेशन जो है, जो मैंने आपको नोट्स सेंड किए हैं उनमें लिखी है, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, और इसलिए मैं भी ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसमें लिखा हुआ है। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास डेटा हो गया। उसके बाद जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई डेटा है, मान लीजिए मेरी एक क्लास है जिसमें 120 स्टूडेंट्स हैं। 120 स्टूडेंट्स की एक क्लास का मैंने टेस्ट लिया और टेस्ट लेने के बाद जो है उसका रिजल्ट आया, अलग अलग परसेंटेज लोगों को मिले। तो जब अलग अलग परसेंटेज लोगों को मिले हैं, तो उस परसेंटेज को मैं किसी भी ऑर्डर में लिख दूंगा तो वो क्या कहलाएगा? रॉ डेटा। जब मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, भाई सबसे लोएस्ट परसेंटेज जो थे वो 70% है, फिर 71% भाई दो लोगों के हैं, फिर 79% जो है वो तीन लोगों के हैं, फिर 82% जो है वो पांच लोगों के हैं। ऐसा लिखना पड़ेगा हमें भाई। 10 अगर 120 लोगों का डेटा है तो हमें 120 एंट्री ऐसी करनी पड़ेगी। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारे पास अरेंज डेटा। ठीक है। अब इसमें अरेंज डेटा में थोड़ा सा हमें एक बहुत कंसेप्ट हमें समझ में आना चाहिए, दैट इज नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा। फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? बहुत ऐसा शब्द है जो कि आप कई बार सुनोगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। हमारे पास ये जो है ये ऑब्जर्वेशन है। अब मान लो ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें तो 70% जो है फ्रीक्वेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ रिपीटेशन, कितनी बार रिपीट किया है। तो अगर मैं 70% की बात करूं तो एक बार रिपीट हुआ है, अगर मैं 71% की बात करूं तो वो दो बार रिपीट हुआ है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। अगर मैं ऑब्जर्वेशन ले लूं 79% तो वो 3 बार रिपीट हुआ है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी ले लूं 82% तो वो, अगर मैं डेटा ले लूं 82% तो 5 टाइम्स रिपीट हुआ है तो वो 5 है। इस तरीके से हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन कहलाती है रिपीटेशन, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिपीटेशन ऑफ डेटा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिपीटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नोट कीजिए भाई। इसके बाद तो यार हमने कहा कि 120 बच्चों की हमारी क्लास थी, हमने उसका टेस्ट लिया, बड़ा खतरनाक काम हो गया। तो इसको मैंने क्या किया, मैंने फिर ऐसा देखा, मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, ये देखो आपकी 40% से लेके 50% तक कितने बच्चों को मिले हैं, फिर ये देखो 50% से लेके 60% तक कितने बच्चों को मिले हैं, फिर ये देखो 60% से लेके 70% तक कितने बच्चों को मिले हैं, फिर ये देखो 70% से लेके 80% तक कितने बच्चों को मिले हैं, फिर ये देखो 80% से लेके 90% तक कितने बच्चों को मिले हैं, फिर ये देखो 90% से लेके 100% तक कितने बच्चों को मिले हैं। मान लो यहाँ पे केवल 5 बच्चों को मिले हैं, फिर यहाँ पे केवल 10 बच्चों को मिले हैं, फिर यहाँ पे 25 बच्चों को मिले हैं, फिर यहाँ पे 90 बच्चों को मिले हैं, 90 नहीं ज़्यादा हो जाएंगे, 70 बच्चों को मिले हैं। तो ऐसे हमने डिवाइड कर दिया 120। तो फंडा ये है भाई साहब कि ये जो हमारे पास हमने किया है ना, इसको अपन बोलते हैं क्लास इंटरवल। इसको अपन क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। जब अपन डेटा को और कंसाइज करने के लिए हैं तो अपन उसको क्या करते हैं? क्लास इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं। क्लास इंटरवल में ये जो लिखा है ना 40 से लेकर 50, तो ये जो इस तरफ वाली राइट हैंड, ये हमारे पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है, और ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट को बोलते हैं लोअर लिमिट, और ये हमेशा छोटी होती है, और राइट हैंड साइड वाले लिमिट को बोलते हैं अपर लिमिट, और ये हमेशा बड़ी होती है। अच्छा, इसमें ऐसा रहता है, जैसे मान लो 50% यहाँ भी है और 50% यहाँ भी है, तो 50% वाला कहाँ कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ करेंगे। फिर 60% यहाँ भी और यहाँ भी, जिस बंदे के 60% है उसे यहाँ काउंट करेंगे। 70 वाला यहाँ भी है तो 70 वाला यहाँ काउंट करेंगे, ऐसा हो जाता है। ठीक है। चलिए, तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है। और ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस होता है 50 माइनस 40, क्या आ गया? 10। तो उसको बोलते हैं अपन क्लास साइज। क्लास साइज 10। अच्छा, यहाँ पे तो मैंने सभी क्लास साइज 10 10 10 ली है,
लेकिन जरूरी नहीं है क्लास साइज आप सेम लो, अलग अलग जगह अब अलग अलग क्लास साइज, यहाँ 10 ली तो यहाँ 20 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्लास साइज डिफरेंट भी ले सकते हैं। इस तरीके से ये हमारे पास नोट कर लीजिए भाई। हाँ भाई साहब, स्टैटिस्टिक्स में अपन कल क्लास साइज देख लिए थे कि भाई जैसे ये 0 से लेके 10 है, 10 से लेके 20 है, 20 से लेके 30 है, 30 से लेके 40 है, 40 से लेके 50 है। तो इसको अपन बोलते हैं अंग्रेजी में क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल ये अपन ने देखा था। इसमें ये जो 0 है ये लोअर लिमिट होगी इस क्लास की, 10th जो है वो अपर लिमिट होगी। अगर मैं कहूँ लोअर लिमिट क्या है इसकी, तो पहले वाले की लोअर लिमिट है 0। अगर मैं कहूँ अपर लिमिट क्या है, तो पहले वाले की अपर लिमिट है 10। इसकी लोअर लिमिट क्या है 10, अपर लिमिट क्या है 20। इसकी लोअर लिमिट क्या है 20, अपर लिमिट क्या है 30। इसकी लोअर लिमिट क्या है 30, अपर लिमिट क्या है 40। इसकी लोअर लिमिट क्या है 40, अपर लिमिट क्या है 50। यहाँ तक तो कोई समस्या किसी को थी नहीं, यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे लोअर लिमिट अपर लिमिट वाली कहानी। अच्छा, मैं कहूँ अगर मैं कहूँ व्हाट इज क्लास साइज, तो क्लास साइज अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। तो क्लास साइज जो है वो 10 है सभी केसेस में। ठीक है, अब अपन ने एक चीज पढ़ी थी, उसको बोलते थे क्लास मार्क। क्लास मार्क, बोलो क्लास मार्क। ये होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो पहले वाले क्लास मार्क क्या होगा, 0 प्लस 10, 10 अपॉन 2 5, 10 प्लस 20 30 अपॉन 2 15। चिक 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 चिक। ये अपन ने क्लास मार्क निकाल लिए। ठीक है भाई साहब, ये पहली बात क्लास साइज, दूसरी क्लास मार्क। तीसरी बहुत ही सुंदर बात जो है, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सिक्यूटो। कॉन्सिक्यूटो समझते हो ना? कॉन्सिक्यूटो, कौन से क्यूटो, कॉन्सिक्यूट, कॉन्सिक्यूटी, कॉन्सिक्यूटी, कॉन्सिक्यूटो। डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सिक्यूटो क्लास मार्क जो होता है, ये भी क्लास साइज के इक्वल होता है भाई साहब। देखो 15 माइनस 5 क्या होगा 10, 25 माइनस 15 क्या होगा 10, 30 माइनस माइनस 25 क्या होगा 10, 45 माइनस 35 क्या होगा 10। सभी केसेस में डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव क्लास मार्क इक्वल टू क्लास साइज। तो समझ में आया भाई? क्या आप लोग कॉन्सिक्यूटिव को जानते हो? डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव क्लास मार्क इज नोन एज क्लास साइज। तो भाई साहब इसको अपन नोट कर लें, ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपके भेजे में भरे होने चाहिए। इनका प्रयोग करके कई सारे क्वेश्चनों का हल हो सकता है, तो इनको अच्छे से नोट कर लीजिए भाई साहब, अपनी अल्प बुद्धि में समाहित करिए इनको। उसके बाद एक सवाल हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर आपके पास शीट है तो निकाल लीजिए सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5। भाई साहब सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 बड़ा ही सुंदर सवाल है। अगर आपके हाथों में शीट है तो आप अपने आंखों से उसको देखिए, मुंह से उसको पढ़िए और कान से उसको सुनिए और दिमाग का प्रयोग करिए। द क्लास मार्क ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या दिया है भाई? क्लास मार्क। हाँ क्लास मार्क दिए हैं, बोला गया है क्लास मार्क ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। अब भाई साहब किसी को क्लास मार्क की डेफिनेशन ना हो बताओ तो क्या पता क्लास मार्क को क्या समझे। बोले कौन सी क्लास का मार्क बताओ सर, 8th का मार्क्स बताने हैं कि 7th के मार्क्स बताने हैं? भाई साहब क्लास मार्क ऑफ क्या है, 47 52 62 67 72 77 82 87 और 92 97 102, ये क्लास मार्क है। बोले भाई साहब ये क्लास मार्क है ना? बोले हाँ जी यही क्लास मार्क है। तो बता दो भाई साहब क्लास साइज क्या होगी? तो अपन अभी जो पढ़ रहे हैं ना बेसिकली क्लास साइज सेम वाला पढ़ रहे हैं कहानी। क्लास साइज अलग अलग भी होती है, ऐसा भी हो सकता है 0 से 10 लिख दो, तो 10 से 30 लिख दिया किसी ने,
फिर 30 से किसी ने 45 लिख दिया, किसी ने 45 से 50 लिख दिया। अलग अलग क्लास साइज भी हो सकती है, लेकिन अभी अपन बच्चे हैं, दाएं तो हमारे कच्चे हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो इसलिए हमारे सिलेबस में जो है वो इक्वल क्लास साइज वाली दुकानदारी है, उसी की ये थ्योरी है। जो डिफरेंट हो जाएगा तो उसकी थ्योरी भी थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। तो भाई साहब ये अपन को जो एज्यूम करना है कि क्लास मार्क जो है, एज्यूम क्या करना है, गिवन ही है, क्लास मार्क क्या है, क्लास साइज निकालना है। तो क्लास साइज के लिए अपन को क्या चाहिए, क्यूटी को ढूंढना है। कौन सी क्यूटी, कौन सी क्यूटी क्लास मार्क ढूंढना है। तो कौन सी क्यूटी क्लास मार्क, 52 माइनस 47, 52 माइनस 47 कितना होता है आजकल, 5, 5 होता है क्या, क्या बात कर रहा है, एक टर्म यहाँ पे छूट गया है, 57 देखो जरा, मैं भी देखूं, हाँ छूट गया है। 57 माइनस 52 अगर करेंगे तो भी कितना आ जाएगा भाई साहब, 5। 62 माइनस 57 करेंगे तो भी कितना आ जाएगा, 5। 67 माइनस 62 करेंगे तो भी 5। 72 माइनस 67 करेंगे तो भी 5। 72 7 माइनस 72, 5। 5 5 5 5, डिफरेंस है 5 का, अर्थात क्लास साइज इसकी 5 हो गई। ये आंसर नंबर 1 की प्राप्ति हुई। फिर बोला गया है फाइंड द क्लास लिमिट, क्लास लिमिट निकालो भाई साहब, क्लास लिमिट। ये तो भाई खतरनाक बात है, क्लास लिमिट निकालो। तो भाई साहब क्लास साइज 5 है, देखना जरा, ये अपन ने लोअर लिमिट था और ये अपर लिमिट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट है, और इनके बीच में बैठा है क्लास मार्क। तो अगर हम कहें ये क्लास मार्क हमारे पास, मान लेते हैं अपन, ये क्लास मार्क हमारे पास 47 है, तो भाई साहब इसके इस तरफ कितनी यूनिट होगी, 2.5 यूनिट, 5/2, 2.5 यूनिट इस तरफ होगी क्योंकि मिड पॉइंट है, और 2.5 इस तरफ होगी। तो इसका जो लोअर लिमिट होगी वो क्या होगी, 47 माइनस 2.5, और जो अपर लिमिट होगी वो क्या होगी, 47 प्लस 2.5। तो जिसका क्लास मार्क है 47, क्लास साइज है 5, तो 5 का आधा आधा बंटवारा हो जाएगा, तो लोअर लिमिट 47 माइनस 2.5 कितना होता है भाई आजकल, 44.5, और 47 प्लस 2.5 कितना होता है, 49.5। तो पहली वाली जो क्लास साइज हमारे पास, पहला वाला जो हमारे पास सामान आ गया क्लास का, वो आ गया 44.5 से 49.5। इसके बाद तो अपन अति स्मार्ट टाइप के लोग हैं, अपन को पता है सब सेम एम है ना, सब क्लास इंटरवल सेम है, तो अगला इंटरवल 49.5 से स्टार्ट होगा, फिर 5 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 54.5। फिर अगला 54.5 से स्टार्ट होगा, फिर 5 बढ़ा दो 59.5। फिर अगला 59.5 से स्टार्ट होगा, क्या हो जाएगा 64.5। ऐसे आप सभी क्लास इंटरवल निकाल सकते हो अगर बेसिक कंसेप्ट आपने लगाया तो भाई साहब बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ ना। भाई क्लास मार्क तो बीच में होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट के, और क्लास साइज मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब डिस्टेंस 5 है, मतलब क्लास साइज अगर 5 है तो आधा इस तरफ होएगा, आधा इस तरफ जाएगा। तो ये 47 है तो एक 47 प्लस 2.5, एक 47 माइनस 2.5। तो लोअर लिमिट पहले वाली क्लास की 44.5, अपर लिमिट 49.5, बस एक निकल गई। बाकी तो फिर अपन ने बदमाशी विद्या से निकाल दी कि भाई ये कंटिन्यूस होगा, दूसरी चीज ये सेम होगा, बस सबसे सस्ता वाला काम कर रहा है ना। 49.5 से +5, 54.5 से +5, 59.5 से प्लस, पूरा लिखो कब तक, इस वाले इंटरवल तक, है ना। तो लिख तो भाई कितनी है, कितने हैं, कितने वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 नंबर तक लिखो, ये आपने 4 लिखा है, ऐसे पूरे 11 तक लिख दो। तो इस तरीके से आपके पास क्या निकल आएगा, आपके पास निकल आएगा क्लास इंटरवल। इस तरीके से अपने पास ये निकल आएगी भाई साहब। बोलिए, नोट कीजिए कि ये जो अपन क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे, इसमें बोला है फाइंड द क्लास लिमिट। ठीक भैया, तो अपन ने क्लास लिमिट का मतलब होता है क्लास इंटरवल, ठीक है, तो वो तो डरने की बात नहीं है। क्लास इंटरवल, ये आ गया भाई साहब क्लास इंटरवल, है ना। तो क्लास इंटरवल अपन ने निकाल दिया, जो अपन ने निकाला है ना वही क्लास इंटरवल है। क्या निकाला है अपन ने, 44.5 से लेकर 49.5, 49.5 से लेकर 54.5, है ना। फिर 54.5 से लेकर 59.5, ये हमारे पास क्लास लिमिट है, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कि भाई ये तो क्लास लिमिट है, आप ट्रू क्लास लिमिट क्या होगी, ट्रू क्लास लिमिट। तो भाई साहब ट्रू क्लास लिमिट मतलब क्या होता है, ऐसी क्लास लिमिट
जिसमें जहां पे पहले वाले की दुकान बंद हो रही है वहीं से दूसरे वाले की दुकान शुरू हो, इसको अपन बोलते हैं ट्रू क्लास लिमिट। इसको अपन बोलते हैं एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव, है ना, इसी को बोलते हैं ट्रू क्लास लिमिट। पहले वाले की दुकान 49.5 से बंद हुई, दूसरे की 49.5 से ही शुरू हो गई, तो ये ट्रू क्लास लिमिट है। पहले की 54.5 से दुकान बंद हुई, अगले की 54.5 से दुकानदारी शुरू हो गई, तो ये ट्रू क्लास लिमिट है। तो इसकी क्लास लिमिट और ट्रू क्लास लिमिट सेम होगी। परंतु एक दिन ऐसा आया कि आपको भाई साहब क्लास लिमिट दी गई, बोला गया भाई साहब 40 से लेके 49 तक के यहाँ आ जाएं, 50 से लेके 59 तक के यहाँ आ जाएं, 60 से लेके 69 तक के यहाँ आ जाएं, 70 से लेके 79 तक के यहाँ आ जाएं, 80 से लेके 89 तक के यहाँ। ये हमें क्लास लिमिट या क्लास इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, अब इसकी खास बात क्या है, पहले वाले की दुकान 49 से बंद हो रही है, लेकिन दूसरे वाले की दुकान 50 से शुरू हो रही है। तो दूसरे वाले की दुकान 59 से बंद हो रही है, तीसरे वाले की दुकान 60 से शुरू हो रही है। पहले वाले की दुकान, इसकी दुकान 69 से बंद हो रही, 70 से शुरू हो रही, 79 पे दुकान बंद हो रही, 80 से शुरू हो रही। तो भाई साहब ये जो है ट्रू नहीं है, सच्ची नहीं है, ये असत्य है। ये क्यों असत्य है? ये क्योंकि अगर किसी बच्चे, मान लो ये किसी कोई एंट्री आपके पास आई 49.3, तो वो कहाँ जाएगा? इसके पास जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो भाई साहब 49 तक के लोग आएंगे। ठीक है, फिर इसके पास जाएगा, बोले ना ना ना, मेरे पास तो 50 वाले लोग आएंगे। अब बेचारा 49.3 किसके पास जाएगा? ये समस्या हो गई ना। 49 ना इसके पास जाएगा, ना इसके पास, ना घर का रहा ना घाट का। भाई किसी के 49 तक आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर किसी के 49.1 आ गए, 49.2 आ गए, 49.6 आ गए, तो बेचारा नो घर का रहेगा ना घाट का। 49 में यहाँ भी नहीं आया, 50 में यहाँ भी नहीं आया, तो ये तो असत्य हो गया ना भाई साहब। तो इसलिए ये ट्रू क्लास लिमिट नहीं कहलाएगी। फिर इसकी ट्रू क्लास लिमिट अपन को निकालनी पड़ेगी। बहुत ही आसान है, बहुत विकराल आसान है ट्रू क्लास लिमिट निकालना। 49 और 50 बीच में कितने का झोल है? 1 का। भाई देखो, इन्होंने, इनके बीच में कितने का अंतर है? 1 का। अब राजीनामा करेंगे, पहले वाला बंदे की दुकान 49 पे बंद हो रही थी, दूसरे वाले बंदे की दुकान 50 पे शुरू हो रही थी, तो भाई साहब 49.3 वाले को जगह ही नहीं मिल रही थी। तो फिर इन दोनों की मीटिंग हुई, तो ये पहली वाली दुकान ने और दूसरी वाली दुकानदार ने मीटिंग करी। बोले भाई साहब अपन को कुछ तो करना पड़ेगा। बोले क्या करें? बोले देखो, तुम में और मुझ में 49 में और 50 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। तो आधा घाटा तुम सहन करो, आधा घाटा मैं सहन करूंगा। मतलब तुम 49.5 वाले तक के ले लो और मैं 49.5 से ले लूंगा। अब भाई साहब अगर फिर ये 59 सेकंड और थर्ड के बीच में हुआ, तो बोले भाई मैं 59.5 तक का ले लूंगा, तुम 60.5 तक के ले लो। फिर थर्ड और फोर्थ के बीच में राजीनामा हुआ, तो इसने बोला भाई मैं 69.5 तक का ले लूंगा, तुम 70.5 से ले लो। सॉरी, मैं 16, तुम भी 60.5 से ले लो, 69.5 से ले लो। आधा घाटा इसने सहन किया, ये आधा आगे बढ़ गया और ये आधे पीछे चला गया। ये आधा आगे बढ़ गया 79.5, ये आधा पीछे चला गया 79.5, ये आधा आगे बढ़ गया 89.5। अच्छा, यहाँ क्या क्या होगा भाई? जब पूरा पूरा खानदान, इनका लोअर लिमिट का पूरा खानदान आधी कदम आगे बढ़ रहा है, आधा कम कर रहा है, तो इनको भी आधा कम करना पड़ेगा। ये आधा कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 39.5। तो ये कहानी होगी भाई साहब। आप भावनाएं समझ रहे हैं, भावनाएं कहाँ भड़क रही हैं। इन दोनों दुकानदारों ने राजीनामा किया। बोले भाई देख, तू 49 पे खत्म हो रहा है, मैं 50 पे शुरू हो रहा हूँ। अपन दोनों के बीच का जो अंतराल है, जो गैप है, वो 1 रुपए का है, 1 यूनिट का है। एक काम कर, तू आधा बढ़ा ले, मैं आधा कम हो जाता हूँ। देखो कितनी अच्छी बात है, दो दिल मिल रहे हैं मगर हौले हौले। एक 49 पे खड़ा है, एक 50 पे खड़ा है। एक 49 पे खड़ा है भाई साहब, और दूसरा दुकानदार जो है वो 50 पे खड़ा है। अब बीच का ये 1 यूनिट कैसे तय करेंगे? तो बोले कुछ तुम चलो, कुछ मैं चलूं। ये आगे बढ़ा आधा डिस्टेंस, तो ये 49.5 हो गया। ये आगे आया, वो ये पीछे आया आधा डिस्टेंस, तो ये भी 49.5 हो गया। तो मिल गए ना भाई साहब। तो ये जब ये आपस में राजीनामा कर लेते हैं, तो ये जो नई क्लास लिमिट बनती है, इसको ट्रू क्लास लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू क्लास लिमिट। इस
ये जो घटना होती है इसको बोलते हैं इंक्लूसिव क्लास लिमिट, और इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव क्लास लिमिट। मतलब ट्रू वाले को एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं, और ये जो दूसरा वाला है, अच्छा ऐसा है, इसको ट्रू क्लास लिमिट बोलते हैं तो इसको फॉल्स क्लास लिमिट बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ये क्या है, स्टेट्स है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसका नाम है ट्रू क्लास लिमिट तो ये फॉल्स क्लास लिमिट, ना 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 ना, इसका नाम है क्लास लिमिट, इसका नाम है ट्रू क्लास लिमिट। ये इंक्लूसिव है और ये एक्सक्लूसिव है। तो इस तरीके से ये छोटी सी कहानी, स्टेट्स की कहानी आपको सुनाई गई, इतना नोट कर लीजिए। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और अपन समझते हैं। उस कंसेप्ट का नाम है कम्यूलेटो फ्रीक्वेंसी। बहुत काम में आएगा स्टेट्स में कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको प्यार से CF बोलते हैं, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो, ईमानदारी की बात करें तो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरीके की होती है। एक तो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर से होती है, एक कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी नीचे से होती है। अब आप लोग कहोगे ये ऊपर से नीचे से क्या भाई, ये मैंने बनाई दुकानदारी है ना। एक ऊपर से और एक होती है नीचे से, ठीक है। लेकिन जब आपसे कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा तो आपको ऊपर से ही करना है, जो वही आपको मैं सिखा रहा हूँ। नीचे से भी सिखाऊंगा, लेकिन जब कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाए तो ऊपर से, ठीक है। नीचे से वाला कंसेप्ट आपको 10th में आएगा काम में, अभी नहीं आएगा। 10th में भी कब आएगा वो बता दिया जाएगा। अभी आप जो सीख रहे हो वो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर से सीख रहे हो। बहुत ही सस्ता आइटम है, बहुत विकराल सस्ता। देखो कैसा है, मान लो आपके लिए ये क्लास इंटरवल या एक्स दिया हुआ है और ये फ्रीक्वेंसी एफ दी हुई है। भाई आप एक क्लास में टेस्ट लिया गया, टेस्ट में कम नंबर आने वाले बच्चों को डंडे गले हैं। 5 डंडे खाने वाले 18 बच्चे हैं, 18 नहीं लेते, ज़्यादा हो जाएंगे, 3 बच्चे हैं। 10 डंडे खाने वाले 7 बच्चे हैं। 15 डंडे खाने वाले 2 बच्चे हैं। 20 डंडे खाने वाला 1 बच्चा है। 25 डंडे, बस बस ज़्यादा नहीं मार रहा, केस हो जाएगा। ये अपने पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कहने की बात इतनी सी है। ठीक भाई साहब, ये फ्रीक्वेंसी दी है। एक्स मतलब डेटा है, कितने नंबर ऑफ डंडे। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। सवाल ये है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। भाई साहब कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 9th क्लास में और 10th क्लास के एंड में अपन निकालते हैं, वो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर से होती है। ऊपर से होती है मतलब ऊपर वाला सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 3। ऊपर वाला सबसे पहला एलिमेंट 3 आपको इस कॉलम में एज इट इज चिपका देना है। ये भाई साहब 3 एज इट इज आ जाएगा। जब कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी नीचे से होगी तो नीचे वाला एलिमेंट एज इट इज चिपकाया जाता होगा, कॉमन सेंस। जब कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर से होगी तो ऊपर वाला एलिमेंट एज इट इज चिपकाया जाएगा, कॉमन सेंस। लेकिन जब आपसे बोला जाएगा केवल कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऊपर से नीचे से कभी नहीं बोला जाएगा, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी बोली जाएगी। ऊपर से नीचे से वाला जो केस है वो अपन 10th में पढ़ोगे, लेस देन, मोर देन, उसमें काम में आएगा। अभी ना आएगा भाई साहब काम में, तुम लोग तो 9th में ही हो ना। हाँ, तो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी आपसे बोला जाए तो ये ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी, देखो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके साथ खेलना है आपको, फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी को कम्यूलेट करना है तो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी ढूंढो सबसे पहले आप क्वेश्चन में। तो फ्रीक्वेंसी विराजमान थी यहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसी थी भाई, अपन ने इसको पकड़ लिया। अब इस फ्रीक्वेंसी में सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास 3 है, ये 3 अपन ने यहाँ चिपका दिया सबसे पहले। अब क्या करना, ध्यान देना। अब ये 3 जो है ना, ये 3 की तिरछी नजर है भाई साहब, सीधा नहीं देखता, तिरछा देखता है। इसने तिरछी नजर मारी 7 के ऊपर, तो 3 गया 7 के ऊपर, तो 3 + 7 कितना हो गया, 10। आया समझ में, 10 कहाँ से आया। ये पहला ऊपर वाला आइटम सीधा का सीधा चिपकाना है। अब 3 जाएगा 7 के पास, तो 3 + 7 10। अब 7 क्या जाएगा फिर, तिरछी नजर, तेरी तिरछी नजर का है जादू। ये 10 गया 2 के पास, 10 + 2 कितना हो गया, 12। फिर ये 12 ने फिर तिरछी नजर मारी यहाँ पे, तो 12 + 1 कितना हो गया, 13। बस हो गई कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी समाप्त। तो दिस इज कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। बोलो भाई साहब, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत ही सड़ा आइटम है। दिस इज कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। मजेदार बात यह है, सबसे मजेदार बात यह है, सबसे भयंकर मजेदार बात यह है कि अगर आप इस फ्रीक्वेंसी का सम कर रहे थे, इसका आप सम कर रहे थे फ्रीक्वेंसी का, तो कितना आ रहा था, 3 + 7 10 + 2 12 + 1 13। जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आया था 13, वो यहां आ जाएगा। देखो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। नोट कर लीजिए भाई साहब,
अब अपन एनसीईआरटी निकाल लें भाई साहब। इतनी थ्योरी पढ़ने के बाद एनसीईआरटी की दो दो एक्सरसाइज को आप बड़े धैर्य पूर्वक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपने बड़े दिमाग छोटे दिमाग दोनों का प्रयोग करेंगे तो आपसे हो जाएगा। निकालो सॉल्व एग्जांपल नंबर 1। कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट एज गिवन बिलो। तो एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल थोड़ा ना है, खुद ही सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन लिखा ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसे ऐसा चीटिंग चीटिंग नहीं खेल रहा है, चलो, है ना। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू स्कोर के बारे में बात करी है, ना ना ना, ये फर्जी बात है। सॉल्व एग्जांपल नंबर 2 से बात कर रहे। उन्होंने कुछ क्वेश्चन अगर पूछा हो तो इतना भी क्वेश्चन नहीं पूछा क्या, सीधे सॉल्यूशन सॉल्यूशन समझाया है? चलो देखते हैं क्या कहा है सॉल्व एग्जांपल नंबर 1 में, पढ़ो जरा। कंसीडर द मार्क ऑब्टेन बाय द 10 स्टूडेंट इन द मैथमेटिक्स क्लास ऑफ द टेस्ट 56, 36, 95, 73, 60, 42, 25, 78, 75, 72. The data is a form data in this form is called raw data. ये तो थ्योरी समझाई है। अरे भाई साहब, इतना सस्ता है ये एनसीईआरटी। देखो, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया तो 25, 36, 42 ये सब बन गया। मिनिमम वैल्यू लोएस्ट मार्क्स 25 आ गए, हाईएस्ट मार्क्स 95 आ गए, और जो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट है वो 70 आ गया, तो रेंज जो है उसकी वो 70 हो गई। यही है पहले वाले में। तो दूसरा वाला सॉल्व एग्जांपल देखिए। कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन बाय द 30 स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ये तो अपन कर ही चुके हैं, टैली मार्क्स अपन को टैली मार्क्स डायरेक्ट कर दिया, अपन ने टैली मार्क्स बना के भी किया था। आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। चलिए, यही आपको होमवर्क है, अभी कर चुके हैं क्वेश्चन, इसलिए बन जाएंगे, है ना। नहीं तो हमें तुम बड़ा जालिम व्यक्ति समझो ज्यादा होमवर्क देने के उसमें। ये भाई, मिट्टी तेल है घर में? मिट्टी तेल है घर में? मिट्टी तेल? हम्म। बस पूछ रहे, ये नहीं बोल रहे कान में डालो, पूछ रहे हैं हम क्या है कि नहीं। कभी कभी काम में आ जाता है, जंग लगी चीजों पे डालते हैं ना तो ठीक हो जाती है। ये नहीं बोल रहे हम कान में डाल के ब्रश से घिसो, कान तुम्हारे बहुत अच्छे हैं। ये कभी कभी सुनाई नहीं देता, अलग बात है। क्वेश्चन नंबर, अरे रे रे, मेरी तो जिंदगी भी कटी रही है बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व एग्जांपल नंबर 1 देखो भाई साहब। सॉल्व एग्जांपल नंबर 1 ये आपसे बन जाएगा। सॉल्व एग्जांपल नंबर 2 में आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। कुछ नहीं करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, अपन पहले से बना चुके हैं। सॉल्व एग्जांपल नंबर 3 में भी आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है ना, ये हम पहले कर चुके हैं इसलिए अभी नहीं करवा रहे। सॉल्व एग्जांपल नंबर 4 जो है, वाह मिल गया भाई साहब, मिल गया। देखो, सॉल्व एग्जांपल नंबर 4 में एक टेबल दी हुई है। देखो, इसकी लिमिट क्या है, 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45। अपन ने पढ़ा था ना इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, ये इंक्लूसिव वाली लिमिट है। इंक्लूसिव वाली क्लास साइज क्लास लिमिट है। इसमें अपन ट्रू क्लास लिमिट करेंगे तो बीच में 1 का डिफरेंस है, तो जो अपर लिमिट है वो 0.5 बढ़ जाएगी और लोअर लिमिट 0.5 कम हो जाएगी, तो 35.5 पहुंच जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 30.5। पर ये 36, समझ गए। अपर लिमिट में 0.5 बढ़ा दो, लोअर लिमिट में 0.5 कम कर दो, उस तरीके से ये हो जाएगा। हालांकि इन्होंने कुछ और पूछा है, मैं यही कन्वर्ट करना बताया, मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब आ जाओ एक्सरसाइज 14.2। 14.2 आ जाओ भाई साहब। अब आ जाओ क्वेश्चंस करते हैं अपन 14.2 पे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला है द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 हैज रिकॉर्ड। यार गलत बात, 9th क्लास में आके 8th क्लास के बच्चों का तुम ब्लड ग्रुप ले रहे हो? हाँ, 9th क्लास के ही लो, अपनी अपनी क्लास का लो, ऐसा थोड़ा ना होता है? गलत बात है ये तो, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन बनाने वाले को 9th का ही लेना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 हैज रिकॉर्डेड एज फॉलो। ए बी ये सब दिया फलटू भी। Represent this data in the form of frequency distribution table, which is the most common and which is the rarest blood group among these students। करें भाई साहब, कर ले, है ना भाई साहब, कर लो भाई साहब, है डाल लो। एक्सरसाइज 14.2 कर लें इसको, है ना। पहला क्वेश्चन है तो अपन यहाँ लिख दें ब्लड ग्रुप, BLOOD और GROUP, ब्लड ग्रुप। और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही अपन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है।
अपन पहले टैली मार्क यहाँ बीच में लिखना था, यहाँ लिख दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना। टैली मार्क कहीं भी लिख सकते हैं। चलिए भाई साहब, पहला ब्लड ग्रुप है ए। छू, ए में एक बंदा मिल गया, एक टैली मार्क लगा लिया। अगला ब्लड ग्रुप है बी। बी में एक बंदा मिल गया, एक टैली मार्क लगा दिया। अगला ब्लड ग्रुप है ओ। अब ये नहीं बोला ये ओ पॉजिटिव की ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, चलो ठीक है वो तो है ना। इसमें पहला मिल गया। फिर अगला एक और ओ है, इसमें एक और मिल गया ओ में। फिर अगला वो है ए बी। ए बी में एक मिल गया। फिर ए बी के बाद ओ, छू। फिर ए, चू। फिर ए के बाद फिर, अरे भाई साहब ए कितने ओ हैं। ए के बाद फिर ओ, चू। ओ के बाद फिर बी, लो। बी के बाद फिर ए, लो। फिर ओ, लो। फिर बी, लो। ए में लगा दिया, देखो यही गलत बात था। ऐसे हरकत अच्छी बात थोड़ी ना होती। बी, फिर ए, लो। फिर ए के बाद फिर से ओ, फिर से ओ, लो लो। फिर ए, लो। फिर ए बी, लो। फिर ओ, लो। फिर दो बार ए, लो लो। फिर दो बार ओ, लो लो। फिर एक बार ए बी, लो। फिर एक बार बी, लो। फिर एक बार ए, लो। फिर एक बार ओ, लो। फिर एक बार बी, लो। फिर एक बार ए, लो। फिर एक बार बी, लो। फिर एक बार ओ, लो। ये अपन ने बना लिया। लिख लो, यहाँ कितने हैं, 5+4 9। यहाँ कितने, 5+1 6। यहाँ 5+5 10+2 12। और यहाँ कितने हैं, 3। तो 12+3 15 और 9+6 15। टोटल जो हमारे पास सम आ रहा है वो कितना है, 30। 30 बोला है, देखो 30 स्टूडेंट्स ही है एक क्लास में, है ना। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया। विच ऑफ द मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन कौन है, 12 किसके आए हैं, ओ के। तो मोस्ट कॉमन हो गया ओ। विच इज रेयरेस्ट, सबसे कम किसके आए हैं, ए बी के, वो हो गया रेयरेस्ट। खत्म हो गया सवाल। नोट कर लो भाई साहब। स्टार्ट करते हैं आगे की दुकानदारी। 14.2 अपनी हो चुकी है। आज अपन को पढ़ना है बार ग्राफ। बताओ भाई साहब, बार ग्राफ, ग्राफ भी लगना है और बार भी लगना है। ऐसा कौन सा ग्राफ है, बार ग्राफ, है ना। बार ग्राफ भैया बहुत आसान रहता, बहुत आसान। जैसे मान लो हमने क्या किया, क्लास 9th ए में मैथ्स का हुआ टेस्ट। अब मैथ्स के टेस्ट में एक थे मिस्टर ए, एक थे मिस्टर बी, एक थे मिस्टर सी, एक थे मिस्टर डी, एक थी मिस्टर ए, मिस्टर एफ और मिस्टर जी। इतने लोग थे, है ना। 50 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 50। मिस्टर ए के मार्क्स आए केवल और केवल 15। मिस्टर बी के मार्क्स आए केवल और केवल 25। मिस्टर सी के मार्क्स आ गए 45। मिस्टर डी के मार्क्स आ गए 50। चीटिंग करी थी क्या इन लोगों ने, इतने कैसे आ गए। मिस्टर ई के मार्क्स आ गए 35। मिस्टर एफ के मार्क्स आ गए 5, ये आ गया सबसे विकराल गधा एफ। मिस्टर जी के मार्क्स जो आ गए वो आ गए 30। ये हमारे पास ऐसे मार्क्स आ गए। बोले भैया ऐसे मार्क्स आए, अब इनका बार ग्राफ बनाओ। क्या बनाओ, बार ग्राफ। बहुत विकराल आसान होता है बार ग्राफ बनाना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी एज में सीख जाते हैं। तुम लोग तो बहुत बड़े हो गए 9th के हिसाब से। तो कुछ नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, ये इस तरीके से यहाँ पे एक एक्स एक्सेस होती है और एक वाई एक्सेस होती है। ये हो गई एक्स एक्सेस और ये है वाई एक्सेस। इस तरीके से अपन ने पहले ये बना लिया। अब यहाँ पे एक्स एक्सेस पे अपन नेम ऑफ स्टूडेंट ले लेते हैं। यहाँ पे अपन क्या ले लेते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट। जो लोगे वो आपको लिखना पड़ेगा, है ना। आपने नेम ऑफ स्टूडेंट लिया, लिखो। और कहाँ लिया, इस एक्सेस पे, तो ऐसा एरो बना दो। और वाई एक्सेस पे अपन मार्क्स ले लेते हैं। मार्क्स इन टेस्ट, मार्क्स इन मैथ्स का टेस्ट, इन मैथमेटिक्स टेस्ट। क्या हो गया। अब यहाँ पे तो ये तो अर्जन है, इसको तो छोड़ दो खाली। यहाँ पे लिख लो ए, फिर थोड़ा बी, फिर थोड़ी दूर सी, फिर डी, फिर ई, है ना। फिर और आगे जाओ तो एफ और फिर जी। अब यहाँ पे अपन स्केल बनाओ। हमने स्केल ले लिया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मार्क्स। अब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मार्क्स लिया तो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमने 5 लगा दिया। फिर अगला 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमने 10 लगा दिया। अगला 1 सेंटीमीटर पे 15 लगा दिया। अगला 1 सेंटीमीटर पे 20 लगा दिया। अगला 1 सेंटीमीटर पे 25 लगा दिया। दुनिया बहुत ऊपर जा सकती है। अगला 1 सेंटीमीटर पे 30 लगा दिया।
फिर 35 लगा दिया, फिर 40 लगा दिया, फिर 45 लगा दिया, फिर 50 लगा दिया। इस तरीके से अपन ने लगा दिया। ठीक है, अब ए के कितने मार्क्स आए हैं? 15। ए के मार्क्स आए हैं 15, तो जे है भाई साहब ए और जे है भाई साहब 15, तो ए के मार्क्स 15 आए हैं। तो हमें क्या करना है, ए को भाई को इस पॉइंट पे खड़ा कर दो। तो कैसे खड़ा होगा? एक पैर रखेगा इस तरफ और एक पैर रखेगा इस तरफ, और 15 तक की इसकी हाइट रहेगी। तो ये ए के मार्क्स होगा 15। इस तरीके के ये बार है ना, हमने यहाँ पे एक जो है बार रख दिया सोने का, तो ये हमारे पास हो गया ए के मार्क्स हो गए 15। ये भाई साहब ए के मार्क्स 15 आ गए। हम इसको देख के बता सकते हैं कि मिस्टर ए के नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं? 15। अब बी के कितने हैं? 25। तो 25 कहाँ आएगा? यहाँ से। तो बी का वो जो बार है वो 25 की हाइट तक ले जाओ, तो ये बी का बार है। तो इसको देख के अपन को समझ में आ जाएगा, इसमें रेक्टेंगल में ये जो पॉइंट बी रहता है मिड में रहता है। तो बी का कितना आ गया? 25। सी का कितना है? 45। तो ये सी है, सी का डंडा जो है वो 45 तक जाएगा। ये लो भैया, ये बीच में जो मैं शेड कर रहा हूँ वो शेड करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब चूंकि मैं व्हाइट बोर्ड पे बना रहा हूँ तो दूर से कैसे दिखेगा, तो इसलिए शेड कर रहा हूँ। डी के है 50, ये 50 है। डी का जो है वो है 50। तो भाई साहब ये डी का 50 आ गया। टिक 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 टिक। फिर ई का है 35। 35 कहाँ है? ये है। तो ई का जो है वो आ गया 35। टिक 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 टिक। एफ का है 5। 5 कहाँ है भाई? ये है। तो एफ का हो गया 5। टिक 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 टिक। और जी का है 30। ये जो जी है इसका हमारे पास है 30। तो इस तरीके से कुल मिला के ये जो बना है इसको अपन बोलते हैं बार ग्राफ। तो बार ग्राफ से फायदा क्या होता है कि भाई जो कम पढ़े लिखे लोग भी होते हैं ना, वो दूर से देख के समझ जाते हैं कि कितने नंबर आए हैं। ठीक है, अब आपको देख के दूर से समझ सकते हो कि भाई ए के कितने मार्क्स आए हैं? बोले 15। बी के कितने आए हैं? बोले भाई 25। सी के कितने हैं? बोले भाई 45। डी के कितने हैं भाई? 50। एफ के कितने हैं? 5। और जी के कितने आए हैं? 30। आप देख के बता सकते हो। तो ये जो सामान यहाँ पे टिका हुआ है, ये जो चीज बनी हुई है, इसी आइटम को बोलते हैं बार ग्राफ। तो दिस इज बार ग्राफ। तो इसको भाई साहब नोट कर लीजिए पहले। बार ग्राफ में जो क्वेश्चंस आते हैं दो तरीके के आ सकते हैं। एक तो ये डेटा आपको दिया है, बोला भाई ये बार ग्राफ बनाओ, और एक तो आपको बार ग्राफ दिया और कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे मान लो ये बार ग्राफ दिया है, बोला बताओ भैया हाईएस्ट नंबर किसके आए और कितने आए हैं। तो अपन को दिख रहा है हाईएस्ट नंबर 50 आए हैं, और किसके आए हैं? डी के। बोले भाई साहब लोएस्ट नंबर किसके आए हैं और कितने आए हैं? तो लोएस्ट नंबर जो है 5 आए हैं, किसके आए हैं? एफ के आए हैं, है ना। अगर ऐसे कोई भी सवाल मतलब आपसे बताओ भैया 20 से ज्यादा मार्क्स किस किस के आए हैं, तो 20 ये है, इससे ज्यादा मार्क्स 25 बी के आए हैं, 30 जी के आए हैं, 35 ई के आए हैं, 40 किसी के नहीं आए, 45 सी के आए हैं, 50 जो है वो डी के आए हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको ऐसे बार ग्राफ दिया रहेगा और बोला भैया सवाल का आंसर दो, और दूसरा जो है आपका उसका डेटा दिया रहेगा, बोला जाएगा बार ग्राफ बनाओ। तो दिस इज बार ग्राफ। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। बार ग्राफ के बाद जो अगला कंसेप्ट होता है वो होता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कौन सा ग्राम भाई? देखो उसमें लिखा है हिस्टोग्राम, है ना। तो हिस्टोग्राम जो है भाई ये क्या है क्या चीज, क्या है ये, क्या भला है? तो हिस्टोग्राम बेसिकली जो है बार ग्राफ ही है। लेकिन ये बार ग्राफ उसके पहले जो हमने बनाए थे वो हमने ऐसे, उसमें हमें क्लास इंटरवल नहीं गिवन था, डेटा डायरेक्ट गिवन था। इसमें हमें क्या करना पड़, इसमें क्या है, क्लास इंटरवल गिवन होगा। तो बेसिकली दिस इज द बार ग्राफ फॉर क्वेश्चंस ऑफ क्लास इंटरवल। अच्छा, क्लास इंटरवल वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको अपन बोलते थे ग्रुप्ड डेटा, और जब उसमें क्लास इंटरवल नहीं गिवन रहता उसको बोलते थे अनग्रुप्ड डेटा। तो जब हम अनग्रुप्ड डेटा के लिए बार ग्राफ बनाते हैं तो उसको बार ग्राफ बोलते हैं, और जब ग्रुप डेटा के लिए बार ग्राफ बनाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन हिस्टोग्राम बोलते हैं। बहुत ही आसान है, पहले कंसेप्ट समझिएगा फिर आगे कुछ भी करिएगा। मान लो हमने क्या किया, हमने एक मैथ्स का टेस्ट लिया, उसके मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास 50 ही थे। अब क्लास में जो है बहुत सारे बच्चे थे, है ना, जमाना वैसे भी बच्चे डिप्रेशन में ना है उसका है। तो हमने क्लास इंटरवल में आंसर निकाला। क्लास इंटरवल में हमने निकाला कि जो मार्क्स का रेंज है वो हमने देखा कि भाई बताओ, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिया गया है
भाई हमने कहा भाई 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आ रहे हैं, तो हमने देखा 0 से 10 के बीच में केवल 2 बच्चों के नंबर आ रहे हैं। बोले अच्छा 10 से 20 के बीच में कितने नंबर बच्चों के आ रहे हैं, तो हमने देखा ये 12 बच्चों के आ रहे हैं। फिर 20 से 30 के बीच में कितने बच्चों के आ रहे हैं, ये 17 बच्चों के आ रहे हैं। और 30 से 40 के बीच में कितने बच्चों के आ रहे हैं, तो ये 9 बच्चों के आ रहे हैं। और 40 से 50 के बीच में देखें तो कितने बच्चों के आ रहे हैं, तो ये 7 बच्चों के आ रहे हैं। तो हमने देखा कि ये हमारा टेस्ट का रिजल्ट आया। अब इसमें हमें ग्रुप डेटा दिया हुआ है, इसमें सिंगल डिस्क्रीट डेटा या जो अनग्रुप डेटा वो नहीं दिया है। बोला बताया भैया 0 से 10 के बीच में कितने लोगों के नंबर आए, 2 लोगों के। 10 से 20 के बीच में 12 लोगों के। 20 से 30 के बीच में 17 लोगों के। और 30 से 40 के बीच में 9 लोगों के। और 40 से 5 के बीच में 7 लोगों के। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, बनाएंगे तो वैसे ही ये हमारे पास एक्स एक्सेस होगा और ये हमारे पास वाई एक्सेस होगा। अब देखो भैया 0 तो यहाँ पे है, फिर अपन 1 सेंटीमीटर को कुछ अपन यहाँ पे कोई स्केल ले लें। यहाँ पे अपन ले लेते हैं सबसे पहली बात तो ये हमारे पास मार्क्स ले रहे हैं हम एक्स एक्सेस पे। अब यहाँ पे हमें कैसा लेना है, 0, 10, 20, 30, 40, 50। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स ले लिए। एक स्केल लेना पड़ेगा। तो अगला जो 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट था वहां पे क्या आ जाएगा 10। अगला जो 1 सेंटीमीटर पॉइंट था वहां क्या आ जाएगा 20। अगला जो 1 पे होगा उस पर 30। अगला जो 1 पे होगा वो 40। अगला जो 1 पे होगा 50। कुछ इस तरीके से हमारे पास चीजें आ जाएंगी। सही बात है। हमने क्या स्केल लिया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स। तो 1 सेंटीमीटर पे फिर 10, फिर सेकंड 2 सेंटीमीटर पे 20, 3 सेंटीमीटर 30, 4 पे 40, 5 पे 50 हमारे पास आ गया। अब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाई एक्सेस पे लेना है, तो यहाँ पर स्केल लगा दें, ऐसा इसके लिए लिखा है एरो लगा दें। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में हम बात करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे लेना है। अब यहाँ पे 17 है, तो अपन या तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 स्टूडेंट ले लें, नहीं तो हम ऐसा करें, ये हम 117 में थोड़ा ऊपर हो रहा है ना मेरे में, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 स्टूडेंट ले लेता हूँ, है ना। चल 2 ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18 ये हो गया, है ना। समझ में आया, यहां तक नोट करो। अब हम आगे बढ़े, ग्राफ बनाना सीखो भाई। देखो इसमें ग्राफ में समझो बात क्या होती है। 0 से 10 में 2 है। अब हमारे पास जो बार ग्राफ होता था उसके 2 पैर होते थे। तो पहले जब पॉइंट वाला होता था तो एक ही पॉइंट अनग्रुप्ड होता था, एक पॉइंट गिवन होता था, मान लो 5, तो हम इसके बीच में ले लेते थे। अब यहाँ पे 0 से 10 गिवन है, तो हम इसका एक पैर रखेंगे 0 पे और अगला पैर रखेंगे 10 पे। और इसकी हाइट कहाँ जाएगी, जो इसका वैल्यू होगी वहां तक। तो 0 से 10 में एक पैर 0 पे आएगा, दूसरा पैर 10 पे आएगा, और वैल्यू है 2, 2 यहाँ तक है। तो 0 से 10 में हमारे पास इस तरीके से ही आ जाएगा। ये आ गया 0 से लेके 10। इस चीज को समझिए, 0 से 10 है तो एक पैर 0 पे, एक पैर 10 पे, और 2 स्टूडेंट्स हैं तो हाइट 2 पे आ गई। अब 10 से 20 में 12 है। 12 कहाँ है भाई, 12 तो ये है। 10 से 20 में तो ये 10 वाला पैर तो इस पे 10 पे होगा, 20 वाला पैर 20 पे होगा। तो 10 से 20 में 12 आ गया। तो ये हमारे पास 10 से 20 में हो गया 12, है ना। तो ये हमारे पास 10 से 20 में 12 आ गया भाई साहब। तो ये अगर आप देखो तो इसमें खास बात यह है कि इसमें दोनों के, पहले वाले बार के और दूसरे वाले बार के जो एक पैर है वो चिपका है ना, क्योंकि 10 दोनों में था इसलिए। फिर अगला हमारे पास है 20 से 30 तक 17 में, तो 16 और 17, 18 के बीच में यहाँ 17 आएगा, तो ये 17 है। और ये 20 से 30 के बीच में है, तो 20 वाला तो पैर ये है और 30 वाला जो पैर है वो ये है। तो 20 से 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच में हमारे पास ये आ जाएगा। 20 से 30 के बीच में हमारे पास क्या आ गया, 20 से 30 के बीच में 17 आ गया। फिर 30 से 40 में 9 है, तो 9 कहाँ होगा, 8 और 10 के बीच में ये 9 होगा। और ये 30 से 40 है, तो 30 वाला पैर तो यहाँ तक आ गया, 40 वाला भी पैर यहाँ तक आया भाई साहब। तो ये हमारे पास हो गए। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 30 से 40 के बीच में कितना है, 9 है। फिर 40 से 50 के बीच में 7 है, तो 7 कहाँ होगा, 6 और 8 के बीच में 7 होगा, ये 7 वाली लाइन है। 40 से 50 के बीच में 7 है, तो ये 7 हो गया। और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से
40 से 50 के बीच में 7 आ गया। ये जो बना हमारे पास, इसको अपन बोलते हैं हिस्टोग्राम। दिस इज द हिस्टोग्राम। तो नोट कर लीजिए भाई। अब हिस्टोग्राम में दो बातें और याद रखनी पड़ती हैं। दो बातें कैसी याद रखनी पड़ती हैं? क्या दो थोड़े डरावनी सी बातें आती हैं, ये दो थोड़ी कंफ्यूजिंग सी बातें होती हैं, जब बच्चे डर जाते हैं। उन दो बातों के बारे में और बता लें। सबसे पहली बात, बात नंबर 1। बात नंबर 1। तो बात नंबर 1 क्या कहते हैं कि भाई मान लीजिए ये हमारे पास क्लास इंटरवल दिया है और यहाँ फ्रीक्वेंसी दी है। अब क्लास इंटरवल अभी तो अपन 0 से शुरू कर रहे थे, अब 0 से शुरू ना है, 50 से शुरू है। बोले भाई 50 से 60 में 5 है फ्रीक्वेंसी, 60 से लेके 70 में 8 है, 70 से लेके 80 में 12 है, 80 से लेके 90 में 16 है, और 90 से लेके 100 में 3 है। भाई हमने टेस्ट लिया 100 मार्क्स का, तो ये रिजल्ट आया। बोले भाई अब इसके बारे में बताओ। अब इसमें फंडा क्या है, इसमें छोटी सी दिक्कत ये होती, बच्चे बोलते भाई साहब आप ये बताओ, ये एक्स एक्सेस ले ली, ये वाई एक्सेस ले ली, यहाँ पे ये 0 ले लिया, यहाँ पे हमने, ये हमारे पास जो है ये मार्क्स हैं। क्लास, जब मार्क्स नहीं लिखे हैं तो क्लास इंटरवल लिखा है, तो आप यहाँ पे क्लास इंटरवल भी लिख सकते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ना लिख के फ्रीक्वेंसी लिखी, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो। जो लिखा रहेगा वो आपको लिख लेना है। मान लो क्लास इंटरवल ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये हमारे पास क्लास इंटरवल है। बोले सर अब दिक्कत ये है कि क्या हम 0 से स्टार्ट करेंगे? अब मैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू अगर 10 यूनिट लूंगा, तो ये हमारे पास 10 से शुरू होगा, फिर 10, 20, 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो बोले शुरुआत तो 50 से 60 तक की करनी है, तो 50 से 60 से यहाँ से कहानी शुरू होगी। तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट तो व्यर्थ हो गया ना, बर्बाद चला गया। तो उसको क्या करें? तो कुछ नहीं करते हैं अपन, जो इसको अपन फोल्ड कर देते हैं। मतलब ये हमें ऐसा लगता है कि हम इसे फोल्ड कर देते हैं। हम क्या करते हैं, फोल्ड करने, ऐसा शो करते हैं कि हमने फोल्ड कर दिया। हम इस लाइन को थोड़ा सा ऐसा यहाँ पे जिगजैग कर देते हैं एक आध बार, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये जो जिगजैग है ना, ये जिगजैग फोल्ड वाला आइटम है। हम यहाँ 50 से ही शुरुआत कर देते हैं। 50, फिर 1 सेंटीमीटर के बाद 60, फिर 1 सेंटीमीटर के बाद 70, फिर 1 के बाद 80, फिर 1 के बाद 90, और फिर 1 के बाद 100। ये जिगजैग में 0 से लेके 40 तक की दुकानदारी आ गई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल, और इसका स्केल जो है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट ही है। यहाँ तो भाई मैक्सिमम 16 ही है, तो 122 का ले लें यहाँ भी। ये हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ अपन ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो ये अपन के पास हो गया 2, फिर हो गया 4, फिर हो गया 6, फिर हो गया 8, फिर हो गया 10, फिर हो गया 12, फिर हो गया 14, फिर हो गया 16। ये अपन ने ऐसा बना दिया। अब जैसे बनाते थे वैसे ही बनाना है, बस जिगजैग वाला कंसेप्ट यहाँ सिखाना था। 50 से 60 में 5 है, तो 5 तो कहाँ होगा, 4 और 6 के बीच में 5 यहाँ पे होगा। 50 से 60 में है, तो एक टांग रखेगा 50 पे, दूसरी टांग रखेगा 60 से। 50 से 60 के बीच में ये हमारे पास 5 आ गया। फिर 60 से 70 में 8 है। 8 कहाँ है भाई, 8 तो ये है। एक टांग रखेगा 60 पे और एक टांग रखेगा 70 पे। 60 से 70 के बीच में 8 हमारे पास ही आ गया। तो 60 से 70 में क्या हो गया, 8। 70 से 80 में 12 है, तो 12 कहाँ होगा भाई, यहाँ होगा। एक टांग 70 पे रखेगा, एक टांग 80 पे रखेगा, तो 70 से 80 के बीच में 12 भी आ जाएगा। तो ये 70 से 80 के बीच में 12 आ गया। फिर 80 से 19 में 16 है, तो 16 कहाँ है भाई साहब, 16 तो ये है। एक टांग रखेगा 80 पे और एक रखेगा 90 पे, तो 80 से 90 के बीच में ये हमारे पास 60 आ गया, 16 आ गया, 16। फिर 90 से 100 में 3 है। 3 कहाँ होगा, 2 और 4 के बीच में 3 होगा। 90 से 100 के बीच में तो एक पैर आएगा 90 पे, एक आएगा 100 पे। 90 से 100 के बीच में 3 है। इस तरीके से हमारे पास ये हिस्टोग्राम बन जाएगा। इसमें जो नई चीज सीखी वो हमने ये सीखी कि 0 से 40 तक की जो चीज काम में नहीं आ रही थी उसको फोल्ड कर दिया। यहाँ पे फोल्ड अपन ने ऐसा शो कर दिया, तो हमारा काम सस्ते में निपट जाएगा।
नोट के लिए बात नंबर 1 है। दो बातें होती है, ये पहली बात। दो बातें हो सकती है सनम तेरे इंकार की, ये पहली बात है। तो भाई दूसरी बात है ना, ये अच्छी बात है, गंदी बात नहीं है। नहीं तो तुम लोग बोलो गंदी 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 बात, अच्छी बात है ये। ठीक है, तो बात नंबर 2 देखो भाई, दो बातें हो सकती हैं, वो दूसरी बात ये है। बात नंबर 2, बात नंबर 2 ये है कि भाई हमारे क्लास इंटरवल दिया रखा है, ये क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अब की बार फिर मोदी सरकार ने क्लास इंटरवल हमें कुछ अजीब तरीके के दे दिए। अभी तक अपन 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 क्लास इंटरवल की जो विड्थ थी वो सेम थी। अब सेम नहीं है। पहला क्लास इंटरवल 0 से 20, बोले भाई इसमें आ रहे हैं पूरे पूरे 11 बच्चे। फिर दूसरा जो क्लास इंटरवल है वो 20 से लेके 30, इसमें आ रहे हैं बोले 8 बच्चे। फिर अगला जो क्लास इंटरवल है वो है 30 से लेके अपन क्या ले लें इसको, मान लो 50 ले लेते हैं, 35 ले लेते हैं, 30 से लेके 35, इसमें आ रहा है मान लीजिए 12 बच्चे। फिर अगला इंटरवल है 35 से लेके 50, तो इसमें आ रहे हैं बोले भाई साहब 18 बच्चे, 18 नाले 8 ले लो, 8 बच्चे, और कम ले लो, 6 ले लो, ताकि थोड़ा कम जगह बन जाए। ये है जो बात है, वो ये है कि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए अब क्लास इंटरवल की साइज वेरिएबल है। एक इसकी 0 से 20 मतलब इसकी 20 है, इसकी 20 से 30 मतलब 10 है, इसकी 30 से 35 मतलब 5 है, और इसकी 35 से 50 तो क्या है, 15 है। तो डरने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक आदमी की जो ये गैप है वो 20 है, एक आदमी का 5 है, क्या दिक्कत है? कोई घबराने की बात नहीं है। जैसा दिया अपन को फिगर तो वैसे ही बनाना है ना। ये है एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस, ये है ऑरिजिन। एक्स एक्सेस पे अपन क्लास इंटरवल लेते थे, यहाँ मार्क्स लिखा है, जो भी चीज लिखी है वो लिखना है हमें। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसलिए मैं यहाँ क्लास इंटरवल लिख रहा हूँ। ठीक है, और अब देखो 0 से लेके 50 है, मैं क्या करूँ, मैंने यहाँ पे जो कॉमन है वो 5 यूनिट है, तो मैंने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट ले लिया। जैसे ही मैं ऐसा लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट अगर मैं लेता हूँ, तो जगह ज्यादा लग जाएगी, इसलिए मैं यहाँ तक कर दूँ कैमरे को। हाँ, तो भाई यहाँ तो आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50 तक ही लेना है भाई। देखो 0 से लेके 50, और यहाँ हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, मार्क्स है, जो भी होगा यहाँ पे वो लिख लेंगे। ये अपन ने ले लिया 11 कहाँ तक है, 12 तक है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ही ले लेते हैं। तो ये हो गया 1, फिर हो गया 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये अपन ने ले लिया। अब भाई साहब ग्राफ बड़े प्यार से समझना, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। 0 से 20 में 11 है, 11 कहाँ होगा भैया, ये है 11। कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 20 में, तो एक टांग तो पड़ गई 0 पे और एक टांग पड़ गई 20 पे, तो 0 से 20 में ये भाई साहब 11 आ गया, ये आ गया 0 से 20 में 11। ठीक है, अब 20 से 30 में 8 है, 8 कहाँ है भाई साहब, ये है। एक टांग पड़ेगी 20 पे, अगली टांग पड़ेगी 30 पे, तो 0 से 30 में जो है वो 8 हो गया भाई साहब, ये 0 से 30 में 8 आ गया। तो 30 से 35 में 12 है, 12 कहाँ है भाई, 12 ये है सबसे ऊपर। 30 वाला टांग और ये 35 वाला टांग, 30 से 35 में कितना है, 12 है, तो ये अपन ने जो है 30 से 35 में 12 ले लिया। अब 35 से 50 में 6 है, 6 कहाँ है भाई, यहाँ पे है, तो हमारे पास कितना है 6, 35 से 50 में, तो एक टांग होगी 35 पे, अगली टांग होगी 50 पे, और 30 से 55 में हमारे पास जो है 6 हो जाएगा। तो देखो ये हमारे पास बार नंबर 1 है, बार नंबर 1 कह रहा है 0 से 20 में कितना है, 11। ये बार नंबर 2 है, ये कह रहा है 20 से 30 में भाई साहब कितना है, 8। ये बार नंबर 3 है, 30 से 35 में कितना है, 12। ये बार नंबर 4 है, 35 से 50 में कितना है, 6।
तो कुछ इस तरीके से अपने पास ये बार ग्राफ बन जाता है, कोई इसमें डरने की बात नहीं होती है ना। बस ये है कि ये बात नंबर 2 इसलिए है क्योंकि कंफ्यूजन बच्चों को, डर बच्चों को इस बात का लगता है क्लास इंटरवल वेरिएबल दे दिया, अब क्या करें, कुछ ना करें, जो बोला है वो बनाना है बस, तो जैसा भी फोटो बन रहा है वो उसकी मर्जी। नोट कीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, अगली हेडिंग देखो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता क्या है, पहले अपन ऊपर ऊपर समझ लेते हैं कि भाई होता क्या है, फिर अपन उसको निकालने की मेथड देख। मान लीजिए हमें कोई भी एक बार ग्राफ दिया हुआ है ना, या फिर हम ये कहें हिस्टोग्राम दिया हुआ है, बार ग्राफ भी ना कहें, कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंसी वाला ले लें, हिस्टोग्राम दिया हुआ है। हिस्टोग्राम हमें कुछ ऐसा गिवन है, ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, और ये हमारे पास जो है यहाँ पे 5 है, 10 है, 20 है, 15 है, 20 है, ये है। 0 से 10 में वैल्यू 10 थी, 10 से 20 में वैल्यू 5 है, 20 से 30 में वैल्यू 20 है, 30 से 40 में वैल्यू 10 है, और 40 से 50 में फिर से वैल्यू 20 है। ये हमें हिस्टोग्राम दिया हुआ है, कोई डेटा दिया, हिस्टोग्राम अपन बना लेंगे। अब बोले भाई इसका आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, तो कुछ नहीं करना भाई, ये जो 0 से 10 है इसमें मिड पॉइंट इसका 5 यहाँ कहीं होगा, तो ये मिड पॉइंट पे ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया आपको। फिर ये जो है इसका मिड पॉइंट पे एक पॉइंट मिल गया, ये जो है इसके मिड पॉइंट पे एक पॉइंट मिल गया, ये जो है ढक्कन, इस ढक्कन के मिड पॉइंट पे एक पॉइंट मिल गया, इस ढक्कन के मिड पॉइंट पे एक पॉइंट मिल गया। सभी बार ग्राफ के जो ढक्कन थे उसका मिड पॉइंट अपन ने निकाल लिया, और इन ढक्कनों को अपन ने इन मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ये अपने पास ये दोनों ज्वाइन हो गए, फिर हमारे पास ये दोनों ज्वाइन हो गए, फिर हमारे पास ये दोनों ज्वाइन हो गए, और फिर हमारे पास ये दोनों ज्वाइन हो गए। क्या किया अपन ने सबसे पहला स्टेप, अपन ने सबसे पहला स्टेप क्या किया भैया, कि जो मिड पॉइंट थे, जितने भी बार ग्राफ थे, उन बार ग्राफ के जो ढक्कन थे, उन ढक्कन के जो मिड पॉइंट थे, उन मिड पॉइंट्स को जो है वो अपन ने ज्वाइन कर दिया। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी आधा हुआ है। अब ये दुकानदारी बंद करवानी है तो यहाँ आ जाओ इस तरफ। अब ये 10-10 का डिफरेंस है, तो ये -10 होगा, -10 और 0 का मिड पॉइंट होगा यहाँ पे, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो। बस इसमें ये याद रखना है कि नेगेटिव में जो है लाइन में होती नहीं है ऐसी, यहाँ इतनी, यहाँ तक खत्म हो जाएगी वो ज्वाइन, वो इसको कर रहा है, लेकिन नेगेटिव वाली लाइन को डॉटेड बना दो, तो ये अपने पास यहाँ तक की काम की रहेगी। और ये 50 था, 50 के बाद अगला होगा 60, इन दोनों का मिड पॉइंट यहाँ 0 पे खत्म हो रहा है, तो इन दोनों को हकीकत में अच्छे से ज्वाइन कर दो। तो ये जो अब हमारे पास टोटल बना, देखो आप यहाँ से टिंग टोंग टिंग टिंग टोंग टिंग 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 विद एक्स एक्सिस, ये पॉलीगॉन बनेगा, इसी को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलते हैं। करना क्या है समझ गया ना, मिड पॉइंट ज्वाइन करना है। अब ये यहाँ पे क्या करोगे, तो इसके नेगेटिव पहुंच रहे हैं -10 से 0 में, मिड पॉइंट ये है, तो इसको अपन ने ज्वाइन करेंगे। अब चूंकि नेगेटिव में, नेगेटिव में तो रहता नहीं चाहिए, तो नेगेटिव वाला पार्ट अपन ने सब अलग कर दिया, केवल पॉजिटिव वाला पार्ट। और यहाँ 50 तक था, तो 50 और 60 के बीच का मिड पॉइंट अपन ने लिया, उस पर 0 ले लिया, इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। तो ये जो हमारे पास बना है, ये ये जो हमारे पास बना है, इसको अपन पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन हो गया ना, देखो ये ऊपर की चौचे, ये वाली साइड, ये वाला एक्सिस, तो ये पूरा मिला के एक पॉलीगॉन हो गया। इस पॉलीगॉन को ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आपको केवल बस ये इस तरीके से ये बनाना पड़ेगा, आपकी दुकान खत्म, है ना। ये अपने पास कहानी रहेगी, तो नोट कर लो, दिस इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब बोला भाई ये तो आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना दिया, अब अगर हमारे पास कोई डेटा गिवन है तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। मान लो हमारे पास ये गिवन है मार्क्स, और ये गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक टेस्ट लिया हमने, उसका रिजल्ट हमारा ये आ गया।
बोले भाई साहब 0 से 10 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? बोले ज़्यादा नहीं है, मात्र 3 है। बोले ठीक, 10 से 20 लाने वाले? बोले 11 है। बोले 20 से 30 लाने वाले? बोले 16 है। बोले 30 से 40 लाने वाले? भाई साहब 12 है। और 40 से 50 लाने वाले? 8 है। ये टोटल बच्चे हैं जिनका रिजल्ट हमारा आया है। तो अब सवाल ये है कि इसका हमें अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? तो दो तरीके हैं। एक तरीका तो जो अपन ने अभी सीखा कि भाई हम इसका क्या करें, इसका अपन हिस्टोग्राम बना दें। हिस्टोग्राम में जितने भी हमारे पास बार बने हैं उन सब बार का हम ढक्कन का मिड पॉइंट ले लें, उसको ज्वाइन कर दें, और जो सबसे पहले वाला बार था उसके पहले का एक और जो डेटा था -10 से 0, उसका मिड पॉइंट पे 0 ले लें, और 50 से 60 का मिड पॉइंट ले लें, उस पर 0 ले लें, दोनों को ज्वाइन कर दें तो हमारे पास ये सब बन जाएगा। ये अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा। अब अगर नहीं बनाना है ऐसे, तो दूसरा तरीका और असली तरीका क्या है इसका? तो भाई साहब असली तरीका क्या है वो आप समझो। हम यहाँ पे निकालते हैं सबसे पहले क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? हम यहाँ पे निकालेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क को प्यार से एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 होती है। ये लोअर लिमिट क्या है? 0। अपर लिमिट क्या है? 10। 0 प्लस 10 10 डिवाइडेड बाय 2 क्या जाएगा? 5। लोअर लिमिट है 10, अपर लिमिट है 20, 30 डिवाइडेड बाय 2 क्या जाएगा? 15। लोअर लिमिट है 20, अपर लिमिट है 30, दोनों का सम करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे कितना जाएगा? 25। लोअर लिमिट है 30, अपर लिमिट 40, सम करेंगे 70 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 35, और 40 प्लस 50 90 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 45। ये हमारे पास आ गया। हमें क्लास मार्क को एक्स लेना है और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हमें वाई पे लेना है। अब देखो भाई साहब, ये हमारे पास है एक्स, ये हमारे पास है वाई। तो ये क्लास मार्क लेना अब हमें यहाँ पे, हमें यहाँ पे क्या लेना है? क्लास मार्क। और हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट ले ले रहे हैं, तो ये 0 आ गया, फिर आ गया 5, फिर आ गया 10, फिर 15, 15 के बाद आ जाओ वही 20, फिर आ जाइए 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50। एक ज्यादा लेना है ना, और यहाँ पे 0 से शुरू है तो एक नेगेटिव वाली बना लो, या -5 की जरूरत पड़ेगी। और फ्रीक्वेंसी में अपन, ये हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी ये है, तो फ्रीक्वेंसी या जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास थे, यहाँ पे अपन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। अब देखो हमें क्या करना है। 5, एक्स की वैल्यू 5, ध्यान देना भाई, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 3। तो एक्स की वैल्यू 5 तो भाई ये है, वाई की वैल्यू 3 कब होगी? 2 और 4 के बीच में ये 3 होगी। तो ये एक पॉइंट अपने पास मिल गया ग्राफ पेपर पे। फिर एक्स की वैल्यू 15, वाई की वैल्यू 11, तो एक्स की वैल्यू 15 कहाँ होगी? ये होगी। वाई की वैल्यू 11 ये होगी 10 और 12 के बीच में। दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? यहाँ करेंगे। तो ये हमारे पास 15 पे वैल्यू कितनी आ गई? एक्स इक्वल टू 15 पे वाई इक्वल टू 11। फिर 25 पे 16, तो 25 वाली लाइन कहाँ है भाई? 25 वाली लाइन ये है, और 16 वाली ये है, तो ये 25 पे 16 वाला पॉइंट मिल गया। 35 पे 12, 35 कहाँ है भाई? 35 ये है। 12 कहाँ है? 12 ये है। कहाँ मिलेंगे? यहाँ पे, तो ये 35 से 12 हो गया। 45 पे 8, 45 कहाँ है भाई? ये है। 8 कहाँ है भाई? ये है। तो 45 पे 8 ये हो गया। अब इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो भैया सबसे पहले तो, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दो, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दो, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ये अपन ने ज्वाइन कर दिया। अभी भी पॉलीगॉन पूरा नहीं हुआ। हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 5 है ना, देखो ये डिफरेंस कितना है? 5 और 15 के बीच में 10 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 5 के बाद यहाँ 0 और यहाँ क्या जाएगा? -5। 5 पे आया, 5 के बाद अगला 15 पे आया, तो मतलब 5 के बाद 10 इस तरफ गए, तो 5 से 10 इस तरफ जाएंगे, तो 5 में तो 0, फिर अगले 5 में -5। तो -5 पे आपको 0 ले लेना है और इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। अब सिमिलरली यहाँ आओ, ये 45 है, डिफरेंस 10 10 का है, तो 45 के बाद 10 जाएंगे तो क्या आएगा? 55। तो 55 पे फिर आपको 0 ले लेना है,
और इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। समझ रहे, ये बात का ध्यान रखना है। 5 के बाद 10 पे जीरो, यहाँ 10 पे जीरो नहीं है, 10 पे वैल्यू नहीं आई, 15 पे आई है, 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ भी 10 का डिफरेंस जाएंगे अगर, तो 5 से 0 तक गए तो 5 कदम चले, फिर और 5 चलना है तो -5 तक गया, तो -5 पे 0। सिमिलरली 45 से 10 गए तो 55 पे 0। इनको और ज्वाइन कर दिया तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया। तो दिस इज द मेथड टू फॉर्म अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद गिवन डेटा। इस तरीके से अपन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं। नोट कीजिए भाई। हमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो है नेगेटिव में नहीं जाएगा, तो यहाँ तक ही जाएगा ये यहाँ का हमें डॉटेड कर दो, इसको डॉटेड बना दो, यहाँ तक नहीं जाएगा, है ना। यहाँ डॉटेड कर दो इसको, यहाँ तक ही जाएगा ये, मतलब जो पॉलीगॉन है वो पॉजिटिव से शुरू होगा, यहाँ से होगा, है ना। इस बात का ध्यान रखिए ना अपन को। तो भाई ये हमारे पास जो है ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया। अब देखो आप, अब आपकी एक एक्सरसाइज और जो है विद सॉल्व एग्जांपल कंप्लीट हो गई कंसेप्ट वाइज, है ना। सबसे पहले आप सॉल्व एग्जांपल नंबर 6 पे देखो, पेज नंबर 248। देखो, हेड्स एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, बार ग्राफ बनाना है। फिर उसके बाद आप आओ सॉल्व एग्जांपल नंबर 7 पे, क्लास मार्क नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। तो 7 लास्ट में 70 से अबव है ना, तो अपन 70 से 80 लेंगे, जितना हाई है, या फिर हाईएस्ट मार्क्स लेंगे। हाईएस्ट मार्क्स 100 है तो 70 से 100 लेंगे, ठीक है। इसका अपन को हिस्टोग्राम बनाना है। फिर इसके बाद आप आओ सॉल्व एग्जांपल नंबर 8, इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है हिस्टोग्राम बना के। तो अपन ने पहले हिस्टोग्राम बनाया है, फिर फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है। फिर सॉल्व एग्जांपल नंबर 9 आओ, इसका हमने हिस्टोग्राम का यूज नहीं किया, हमने सीधा क्लास मार्क का यूज करके इसमें पॉलीगॉन बनाया है। हो गया ना, ये सभी अपन पढ़ चुके हैं। तो इतना करने के बाद आप लोग एक्सरसाइज 14.3 होमवर्क में कर सकते हैं। आप लोग पूरा करिएगा उसको, नेक्स्ट क्लास में अपन उसका डिस्कशन करेंगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे, पूरे डाउट्स होंगे पूरे बताएंगे, एक आध डाउट होगा तो एक आध बताएंगे। इसमें जो आपको नई चीज लगेगी जिसका मुझे डिस्कशन करवाना है, वो क्वेश्चन नंबर 6 और 7, है ना। इसका डिस्कशन करवाना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक ही ग्राफ को, मेनली क्वेश्चन नंबर 7, है ना। कुछ नहीं है उसमें, एक ही जगह 2 कलर के ग्राफ बन जाएंगे, आपको मैं बताऊंगा कैसे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के अलावा मुझे लग रहा है शायद सब आपसे बन जाएंगे। आप लोग बना के देखिएगा, और जो भी आपको डाउट्स आते हैं अगली क्लास में अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद बहुत बहुत।